हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि ये जीके प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 6 सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके आता हो तो वो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा पॉसिबल क्रिटिसिज्म होगा प्राइवेटाइजेशन का। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होने से आप किस किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर पाएंगे, ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू प्राइवेट बिजनेस, reduce competition and innovation in the market, limited access to essential service for marginalized population, expansion of bureaucracy and efficiency in public enterprise, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आप उसको क्रिटिसाइज कर पाएंगे। क्या होगा आंसर इसका? पहले खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है सुनिए, कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो कोई कंपनी ओन करेगी, किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिए तो वो जो कंपनी होगा हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो अपने प्रॉफिट के चक्कर में वो क्या करेगा, दाम, किसी भी चीज़ का दाम इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ करने से क्या होगा, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, कुछ जो लोग अमीर लोग हैं वही लोग सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ लिखा हुआ है, लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस फॉर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर हेल्थ केयर हो या फिर ट्रांसपोर्ट में हो, ठीक है, तो जो भी प्राइवेट कंपनी को आप देते हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अगर कर देते हैं तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से वो दाम बढ़ाएगा, प्रॉफिट करने के बारे में सोचेगा, और सब कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हर कोई हाई प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हर कोई, कुछ लोग ही उस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, ठीक है। अगला, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? Na तो सोडियम होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट 8H, ये H2O होगा, ठीक है, 8H2O, कैल्शियम सल्फेट 3H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O या कैल्शियम सल्फेट 2H2O। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? कर लिया होगा आपने। इसका फार्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल बाउंडेड टू 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर जिप्सम से हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बोलिए, ठीक है। तो CaSO4 प्लस हाफ ऑफ H2O। अब ये भी बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या जोड़ें कि जिप्सम बन जाए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या जोड़ें, तो ये हो जाएगा 3/2 H2O अगर जोड़े, 3/2 अगर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो हम लोग का जिप्सम बन जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पॉसिबल है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका क्या होता है सुनिएगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाफ है, तो कैसे याद रखेंगे सुनिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो हम लोग का किसी का अगर पैर हाथ टूट जाता है तो उसमें यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किसका टूटना? वाटर का टूटना, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे, प्लास्टर जो करते हैं वो किसी चीज़ का किसी पर्सन का हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर पेरिस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ टूटना जरूरी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने याद रखा है, आप भी याद रख लीजिए। जिप्सम का क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्योंकि प्लास्टर टूटेगा, ठीक है। तो प्लास्टर लगाने के लिए किसी चीज़ का टूटना जरूरी है, और वो टूटेगा कौन, हाफ वाटर मॉलिक्यूल। द सॉइल ऑफ केरला इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। तो बोला गया कि केरला का जो सॉइल है उसमें क्या चीज़, किस तरह का सॉइल मिलेगा हम लोग को, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल या लूमी सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट सॉइल, ठीक है। केरला का जो सॉइल है उसमें क्या हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड अल्मोनियम ऑक्साइड मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल का मेन कंपोजिशन जो है वो आयरन है और अल्मोनियम ऑक्साइड है,
ठीक। तो लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल में ये चीज़ सिमिलरिटी है कि दोनों में ही हाई आयरन और अल्मोनियम ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन लेटराइट सॉइल को रेड सॉइल नहीं बोलते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि लेटराइट सॉइल अलग होता है और रेड सॉइल अलग होता है। लेटराइट सॉइल का जो कंपोजिशन है वो भी सेम है कि हाई आयरन है, इसमें भी अल्मोनियम ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। आगे, विच ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं? रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रिक एसिड। इनमें से किस चीज़ को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं? किस चीज़ का कन्वर्सन को, किस चीज़ का रिएक्शन को? ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो नाइट्रोजन का कन्वर्शन होता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कन्वर्सन किस में? नाइट्रेट्स के फॉर्म में या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, ठीक। तो ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से हो सकता है। बादल का गरजने से भी नाइट्रोजन चेंज हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन हो जाता है उसका, ठीक है। और क्या क्या प्रोसेस है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन का मतलब एक और बात सुनिएगा कि प्लांट जो है हम लोग के इन्वायरमेंट में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको अदर फॉर्म में चाहिए। जैसे हम लोग सब्जी कच्चा नहीं खा सकते, हम लोग को पका करके, बहुत सारी सब्जियां हैं जो जिसको पका करके खाना पड़ेगा तभी हम लोग को डाइजेस्ट कर पाएंगे। उसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाता है, ठीक है। उसको नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए या अदर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसको कन्वर्शन तो करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए यही है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारे अलग अलग 3-4 प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है वो या नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो अमोनिया है, अमोनिया का कन्वर्सन अमोनिया का हेल्प कर रहा है कौन? सॉइल बैक्टीरिया यानी राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में बदल देता है। इसी प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। एस्बेस्टोस इज फाउंड मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्बेस्टोस जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? तो ये वाला रिवीजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग इसको कर चुके हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, रशिया। क्या होगा इसका आंसर? रशिया हो जाएगा, ठीक है। और एस्बेस्टोस का यूज़ मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में, ठीक है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज़ नॉट इनहेरिटेड? साइस्टिक फिब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मलेरिया। इनमें से कौन सा है जो इनहेरिटेड नहीं है? कर लिया होगा आपने आंसर। तो इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि जेनेटिकली, ठीक है। एक बीमारी जैसे किसी के पेरेंट्स में वो बीमारी था तो उसके बच्चे में भी वो बीमारी आ गया, तो इनमें से बोला है कि कौन ऐसा नहीं है? तो मलेरिया जो है वो जेनेटिक बीमारी नहीं है, यानी इनहेरिटेड नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि पिताजी को मलेरिया था तो बेटे को भी मलेरिया हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मलेरिया कैसे फैलता है सुनिएगा, पहले कैसे होता है। तो ये एक तरह का मलेरिया जो है, ये सिंगल सेल्ड पैरासाइट की वजह से होता है, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र कैसा होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ये बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के थ्रू, ठीक है। अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को मॉस्किटोज में प्लाज्मोडियम आ गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप वही मक्खी अगर आपको काटेगा तो इससे क्या होता है? मलेरिया फैलता है, ठीक है। ब्राइटन कप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ब्राइटन कप जो है ये किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। ये वाला भी रिवीजन क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको भी कर चुके हैं हम लोग। तो ये वाला हो जाएगा हॉकी, ठीक है। हॉकी से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? हॉकी वर्ल्ड कप, सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां कप, मुंबई गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, स्टैनले कप। ये सारे इंपॉर्टेंट हॉकी के कप हैं जो कि पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो
तो सन टेम्पल दो है, सन टेम्पल दो है, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा, कोणार्क सन टेम्पल की। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल की बात करें तो ये हो जा रहा है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल, और एक सन टेम्पल है कौन सा, मोढेरा सन टेम्पल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है सन टेम्पल, वो कौन सा है, उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि सन टेम्पल से यही फेमस है। वैसे तो मोढेरा सन टेम्पल भी है। ठीक है, आगे सुनिए। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था, किंग नरसिम्हा देवा वन के द्वारा। ठीक है, बहुत जगह ये भी लिखा हुआ रहता है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्ड बाई किंग नरसिम्हा देवा वन, कहीं कहीं और भी लिखा हुआ रहता है कि लोगों के द्वारा, ठीक है, बनाया गया था इनके नाम पे। ठीक है, इस तरह का भी लिखा हुआ है। ईस्टर्न गंगा और कौन से डायनेस्टी से थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। कब बनाया गया था, लगभग 1250 CE के में। अगला क्वेश्चन, द साइड वे इरोशन विच वाइडन द रिवर वैली कोल्ड। अगर इरोशन हो रहा है साइड वे, जिससे रिवर वैली जो है वाइड हो रहा है यानी चौड़ा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल इरोशन, वर्टिकल इरोशन, साइड इरोजन या मीन इरोजन। मतलब रिवर वैली में इरोजन हो रहा है और वो चौड़ा होते जा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं किस तरह का इरोजन। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा लेटरल इरोजन। ठीक है, तो देखिए ये वैली था। ठीक है, वैली साइड वे इरोजन होने की वजह से ये क्या हो रहा है, चौड़ा होते जा रहा है। देखिए चौड़ा होते जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इरोजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट री इलेक्शन। क्या कुछ नहीं बोलता है प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के बारे में। अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि री इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। रिस्ट्रिक्ट ए पर्सन टू रिमेन प्रेसिडेंट ओनली फॉर 2 टर्म्स। बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही टर्म के लिए, एक पर्सन सिर्फ 2 ही टर्म के लिए रह सकता है। हैज़ बिन अमेंड टू अलाउ ए पर्सन ओनली 1 टर्म एज प्रेसिडेंट। और ये भी बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि कोई आदमी सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, ये सिर्फ 2 बार के लिए सीमित नहीं रहता है। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बात सही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए आप दोबारा मैंने री इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब सुनिएगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो याद रखना है। तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में कहता है, 52 में। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, वो 53 आर्टिकल। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन 54, यानी 52 से लेकर के 61 तक प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे मैं किसी और वीडियो में यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा याद करने का। ठीक है, 56 में क्या कहता है, टर्म कहता है, मतलब कितने साल या कितने दिनों के लिए, जो भी है कितने सालों के लिए जो है प्रेसिडेंट आप 5 साल 6 साल जितने भी हैं वो कितने दिनों तक रह सकते हैं आप। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन के लिए, क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ये है री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी, ये है क्वालिफिकेशन, मैंने प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, उसके बाद ओथ मैंने जो शपथ लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल 60 में कहता है, और आर्टिकल 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो कैसे कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 72 भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि पार्डन ये देता है, क्षमता देता है प्रेसिडेंट को। तो ये सारे हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के आऊँगा जिसमें आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है। स्मूथ मसल्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन। तो स्मूथ मसल्स हमारा कहाँ पे पाया जाता है, मसल्स ऑफ लेग, मसल्स ऑफ आर्म्स, स्टमक या हार्ट। तो स्मूथ मसल्स जो हमारा पाया जाता है वो स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। बात करें हार्ट में जो होता है वो कार्डियक मसल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जान लीजिए कितने तरह का होता है। ठीक है, 3 तरह के मसल्स होते हैं, कार्डियक होते हैं जो हार्ट में पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स जो कि पेट में पाया जाता है, उसके बाद स्केलेटल मसल्स। तो हमारे जो लेग्स वगैरह हैं, आर्म्स है, ठीक है, उसमें जो मसल्स होते हैं उसको स्केलेटल मसल्स होते हैं क्योंकि वो स्केलेटल से जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है। स्मूथ मसल पेट में होता है, कार्डियक मसल सीने में होता है, और सीने में बोले तो दिल में, हार्ट में, और स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है। जबकि स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होता है। इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक द स्टोमक, इस इंटेस्टाइन में भी होता है वही स्मूथ मसल्स। ब्लैडर में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। हो सकता है यहाँ पे इन चारों में से कोई और ऑप्शन दे दिया होता है स्टोमक को छोड़ करके। और ये हेल्प कैसे करता है, ये रिस्पॉन्सिबल काम क्या करता है, तो फंक्शन लाइक डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में एंड यूरिन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगला सुनिएगा, साइनोगॉज इज़ द प्लेस ऑफ वर्कशिप ऑफ। तो साइनोगॉज जो है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ उल्टा बोल रहे हैं तो सॉरी उसके लिए, बट आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। इज़ द प्लेस ऑफ वर्कशिप ऑफ, कौन लोग इस जगह पे वर्कशिप करते हैं। ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए इसके, बताइएगा जल्दी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जूइश लोग। ठीक है, जूइश पीपल जो हैं, ये जुडाइज्म जो है यहाँ पे वो लोग ही क्या करते हैं, इस पे वर्शिप करते हैं, यानी कि पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है। या सीक्रेट स्क्रिप्चर जो है वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है। इसको एजुकेशनल पर्पस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आगे सुनिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3rd नंबर। द सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ हाईएस्ट एल्टीट्यूड इज इन। तो सिविलियन एयरपोर्ट जो है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कहाँ पे है। ठीक है। आर्मी वाला एयरपोर्ट भी होता है एक, आर्मी की यूज़ के लिए होता है। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा है, वो सिविलियन एयरपोर्ट की बात कर रहा है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के डोचिंग यार्डिंग एयरपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एलिवेशन पे है। कितना है, 14,472 फीट या फिर 4,411 फीट। ठीक है, सिविलियन एयरपोर्ट की बात करें। यहीं पे अगर पूछ लेता कि इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट क्या है, तो ये हो जाएगा कौशक बुखला रिम्पोचे एयरपोर्ट, जो कि लेक में है। कितना, लेह में है, 3,256 मीटर्स हाइट पे है। ठीक है, तो इंडियाज़ हाईएस्ट एयरपोर्ट याद रखना है। ठीक है, कौशक बुखला रिम्पोजी एयरपोर्ट जो कि लेह में है। और अगर वर्ल्ड की बात करें हाईएस्ट सिविलियन एयरपोर्ट, तो ये हो जाएगा डोचिंग यार्डिंग एयरपोर्ट जो कि चाइना में है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी, फाइलोजिनी, फिलियोबोटनी, फिलेंटोलॉजी। कर लिया वो आपने आंसर। कहना ये चाह रहा है कि बायोलॉजी का वो कौन सा ब्रांच है जिसमें एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो ख़त्म हो चुका है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे डायनासोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या बोलेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं प्लेंटोलॉजी। ठीक है, प्लेंटोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्रिक लाइफ, मैंने पहले लाइफ कैसा हुआ करता था, क्या क्या चीज़ था, अभी एक्सटिंक्ट ख़त्म हो गया है, उस चीज़ के बारे में। ठीक है, एनालिसिस एनालिसिस ऑफ फोसिल्स एंड अदर एविडेंस हेल्पिंग द अर्थ के पास्ट के बारे में जानना, है ना, एंशियंट ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना। तो ये सारा आता है किसमें, प्लेंटोलॉजी में। व्हेन विल डिमांड बिकम ए ग्रांट। अब बोलिए डिमांड कब ग्रांट बनता है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, डिमांड कब ग्रांट बनता है। व्हेन ए डिमांड इज़ प्रपोज, जब डिमांड का प्रपोजल रखा जाता है। आफ्टर डिस्कशन ऑन डिमांड इज़ ओवर, जब डिमांड में डिस्कशन ओवर हो जाता है। आफ्टर द डिमांड इज़ ग्रांटेड, जब डिमांड ग्रांट बन जाता है। व्हेन द बजट सेशन इज़ क्लोज, तो ये तो हो नहीं सकता भाई साहब, 3rd नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब सुनिएगा डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड ग्रांट कब बनता है। डिमांड फॉर ग्रांट इज एसेंशियली रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। रिक्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट से क्या फंडिंग किया जाता है। इट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन, पार्लियामेंट में कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अगर पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया तो ये डिमांड जो है वो ग्रांट बन जाता है। ठीक है, मतलब फंड्स के लिए हम लोग कोई बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फंड्स की ज़रूरत है, तो ये डिमांड है। ठीक है, जब वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाता है तो हो जाता है ग्रांट।
समर रेन इन ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडली डिक्रीज फ्रॉम, तो ऑस्ट्रेलिया में जो समर रेन है, समर में रेन होता है, वो कैसे डिक्रीज करता है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, या फिर साउथ टू नॉर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। तो माने नॉर्थ में ज़्यादा होता है, साउथ में कम हो जाता है। तो बोला गया कि एक्सपीरियंस इट्स समर रेन ड्यू टू इंडो ऑस्ट्रेलियन मानसून। ठीक है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन मानसून की वजह से समर के टाइम पे रेन वहाँ पे देखने को मिलता है। और बात करें उसकी सदर्न वाले इसमें जोन की बात करें या सदर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कम बारिश होती है। ठीक है, तो नॉर्थ में ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में समर के टाइम पे, और साउथ में कम। द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है फिश प्रोडक्शन से। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन, चलिए आपको कमेंट में बताना है मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको क्या, कौन सा रेवोल्यूशन बोलते हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे हुआ था, 1985 से लेकर के 1990। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि फिशरीज सेक्टर जो है, या फिश का कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। और ये किसके द्वारा कराया गया था? डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, इनको फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, आगे सुनिए। विच इज़ पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस इन आसाम? इनमें से कौन सा डांस है जो कि हार्वेस्ट करने के बाद का डांस है? पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस है। ठीक है, अंकिता नत, बिहू, रौद डांस, या फिर नमगिन? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहू जो है, इसका पोस्ट हार्वेस्ट फोक डांस है आसाम का। द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रिस्पिरेशन, तो फोटो रिस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या होता है? फ्रक्टोज, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलेट, या ग्लूकोज? इसका आंसर हो जाएगा जो सबस्ट्रेट होता है फोटो रिस्पिरेशन का, वो हो जाएगा ग्लाइकोलेट। तो बहुत लोग फोटो रिस्पिरेशन ही नहीं सुने, उसको समझ लीजिए। फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है? एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है, जहाँ पे इन्वॉल्विंग ए नेटवर्क ऑफ इंजाइम्स इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में इंजाइम्स का जो नेटवर्क है उसकी बात कर रहा है। इट इज़ अनडिजायरेबल एट इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? अनडिजायरेबल है, मतलब ये नहीं चाहते हैं हम कि फोटो रिस्पिरेशन हो, लेकिन ये हो जाता है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी जनरेटेड, तो जितना भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी जनरेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फोटो रिस्पिरेशन। ठीक है, अभी सिंक होल इज़ ए फिनोमिना। सिंक होल एक तरह का फिनोमिना है जो कि कहाँ देखने को मिलता है? प्लेन, डेजर्ट, टुंड्रा, या कार्स्ट में? ठीक है, तो ये होता है कास्ट में। अब सिंक होल का मतलब क्या है? देखे होंगे, बहुत जगह सुने भी होंगे कि होता क्या है कि अचानक से ज़मीन जो है वो ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। ठीक है, इस तरह का सुने होंगे कि रोड में अचानक से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है, क्यों है ऐसा? ठीक है, तो ये होने का कारण है कि ये वाला जो मिट्टी है या लैंड जो है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो रॉक हुआ करता था वो हुआ करता था लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोग का जिप्सम का फॉर्मूला भी देखा हमने। ठीक है, आपको चलिए एक और कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो लाइमस्टोन का कॉमन नेम है, चलिए केमिकल नेम बताइएगा लाइमस्टोन का क्या होता है। ठीक, अब आते हैं वापस से। तो यहाँ पे क्या होता है? ये वाला जो सॉइल था या ये वाला जिस रॉक से बना हुआ होता था, ठीक है, या तो मिट्टी जो है वो नीचे वाला जो मिट्टी है जहाँ पे घर बना है, या तो सॉइल का बना होगा या रॉक का बना होगा। ठीक, अगर वो रॉक
डोलेमाइट, लाइमस्टोन या फिर जिप्सम का बना होता है हुआ है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। यहाँ पे दिखाया गया वही चीज़। तो ये आहिस्ते आहिस्ते ना वाटर के साथ ये क्या होता है, घुलने लगता है। ठीक है, वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। तो डिज़ोल्व होते होते आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, डिज़ोल्व अंदर से पूरा डिज़ोल्व हो चुका होता है, सिर्फ अपर वाला पार्ट ठीक है बचा हुआ रहता है, जिसकी वजह से अचानक से फिर क्या होता है, एक ही बार में पूरा जैसे ही लास्ट वाला पार्ट बचता है, जैसे ही लास्ट वाला पार्ट यानी ऊपर वाला पार्ट जैसे ही इसके साथ डिज़ोल्व होता है, वो पूरा एक ही बार में गड्ढा बन के नीचे उतर जाता है। समझ में आए? तो ये एक्चुअली किसकी वजह से होता है, क्योंकि इट्स लाइमस्टोन से बना हुआ जो रॉक है या डोलोमाइट है या जिप्सम है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये घुलने लगता है आहिस्ते आहिस्ते, और ये अचानक से हम लोगों को दिखता है कि अचानक से गड्ढा हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन पैरा गेम्स 2023 वॉज हेल्ड इन। तो बोला गया कि 2023 का जो पैरा गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हांगझू, कोलालमपुर, जकार्ता या सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हांगझू। ठीक है, हांगझू जो है वो चाइना में है, ये हुआ था ठीक है 2023 में एशियन पैरा गेम्स। अगर बात करें हम लोग का कि आने वाला जो 2026 का पैरा गेम्स है वो कहाँ होने वाला है, तो वो हो जाएगा जापान यानी नेगोया। ठीक है, याद रखना है। अभी 2023 में हुआ था, है ना, वो हुआ था चाइना के हांगझू में, और आगे जो 2026 में होने वाला है जापान के नागोया में होने वाला है। अब इस चीज़ को मैच करना है, इधर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है, और नेम मिटाना। ठीक है, एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होगा, वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, सोंगपो किसको बोलते हैं, और सूरोप बिहार किसको बोलते हैं। ठीक है, आपको जो जो याद है उसको करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। देखिए कैसे मिलाते हैं, पहले जो आपको याद है वही। सोरो ऑफ बिहार कौन से रिवर का नाम है, ठीक है बताइए, ये तो कोसी हो जाएगा। तो डी का थर्ड देखिए 3 जगह है जहाँ पे डी का थर्ड है। उसके बाद आते हैं सोंगपो रिवर पे। सोंगपो रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम है, और ये सोंगपो कहाँ पे बोलते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर को सोंगपो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया सी का, हो गया 2, सी का देख लीजिए 2, सी का 2 और डी का 3। तो अभी तक तो 2 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ए होगा या फिर डी होगा। उसके बाद आ जाइए, वृद्ध गंगा जो होता है, वृद्ध गंगा जो बोलते हैं, ये दक्षिण का गोदावरी इसको बोलते हैं, गंगा दक्षिण का गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बी का 1। अब आ जाइए बी का 1, तो कहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी हम लोग को पता नहीं था, तब भी बोल सकते हैं कि अब क्या होगा, चंबल ही होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, हम लोग बराबर पढ़ते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग ये है। अब बताइए कि इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, FAO। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग और कौन कौन सा वर्ल्ड बैंक के द्वारा और कौन कौन सा रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो बिजनेस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक ही देता है। उसके बाद कैपिटल इंडेक्स भी वही देता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी देता है। उसके बाद बात करें UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये आपको याद रखना है, खास करके जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स UNDP के द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी UNDP के द्वारा। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा। तो बोला गया कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा भेजता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा, सब लोगों को उम्मीद करते हैं आंसर पता होगा, इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। कितना उत्तर प्रदेश के लिए कितना सीट है या कितने मेंबर्स हैं? तो 31 मेंबर्स हैं, ठीक है, राज्यसभा के लिए। 11 आंध्र प्रदेश से है, 16 वेस्ट बंगाल से है, 16 बिहार से होता है, ठीक है, 16 बंगाल से, 16 बिहार से, महाराष्ट्र से 19। तो ये किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है कि कौन से स्टेट से कितना मेंबर्स होंगे राज्यसभा के लिए? तो ये डिपेंड करता है वहाँ का पॉपुलेशन को लेके, ठीक है। तो वहाँ का पॉपुलेशन से ही रिप्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग राज्यसभा के मेंबर वहाँ के लिए सिलेक्ट होते हैं, उस स्टेट के लिए कितने होने चाहिए। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट इंट्रोड्यूस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। तो बोला गया कि कौन से अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत राज और म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था रूरल और अर्बन एरियाज़ में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा 73rd एंड 74th, ठीक है। अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया था पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, ठीक है, कब? 1992 में। तो मैंने पहले ही बताया कि ईयर भी इम्पोर्टेंट है, साथ में अमेंडमेंट के साथ साथ ईयर भी इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट द स्टेबलाइजमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टेबलाइजमेंट का बात करता है? आर्टिकल 326, 24, 25 या 27? तो स्टेबलाइजमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कौन से आर्टिकल के तहत बतलाता है? ये हो जाएगा 324। आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 15 है, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारा टास्क दे दिया, फिर से एक टास्क दे रहा हूँ आपको, आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि पार्ट 18 में क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इम्पोर्ट? इनमें से किसको एस्टेब्लाइज किया गया था ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, यानी एक्सपोर्ट जो है बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को घटाया जाए, यानी किसी और कंट्री से माल मंगाना कम हो और यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक्सिम बैंक या नाबार्ड? किसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था इसी की चीज़ की वजह से? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक, ठीक है। एक्सिम बैंक इसलिए बनाया गया था, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो यही कहना चाह रहा था कि प्रमोशन हो किस चीज़ का? एक्सपोर्ट का। हम लोग इंपोर्ट कम करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और इसको बनाने से क्या हुआ? ये तरह तरह का हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट वाले को असिस्ट करते थे, जैसे कि फैसिलिटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन, सपोर्टिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने में भी हेल्प करते थे, ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करते थे, ट्रेड करने में हेल्प करते थे, ठीक है। एक्सिम बैंक। द आइडिया ऑफ प्रेम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो प्रेम्बल का जो आइडिया है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम लोग कहाँ से लिए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश या फिर यूएस या फिर साउथ अफ्रीका? क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने प्रेम्बल कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जैसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ना। व्हाट डज एमएलसी स्टैंड फॉर इन इंडियन पॉलिटिक्स? इंडियन पॉलिटिक्स में एमएलसी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लॉ काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कैबिनेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मल्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना, इसका आंसर आपको आना चाहिए, ये हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर बोले एमएलए का मतलब क्या होता है? एमएलए स्टैंड फॉर क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। बोला गया कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट में लाया गया था। 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट या 97th अमेंडमेंट। तो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था वो 2002 में 86 अमेंडमेंट जब हुआ था, ठीक है। और इसको फंडामेंटल राइट के कितने आर्टिकल में डाला गया था, तो ये आर्टिकल 21A में डाला गया था, ठीक है। एजुकेशन को कि हर 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना ही चाहिए। इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 1950, 1949, 47, 1948। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडप्ट किया था, या हम कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 यानी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या मानते हैं? संविधान दिवस भी मानते हैं, ठीक है। इसी तारीख को हम लोग संविधान दिवस भी बोलते हैं, 26 नवंबर को। और ये पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ठीक है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्सफुली लागू हो गया? तो ये हो जाएगा 1950, 26 जनवरी, ठीक है। देखिए, इसको एडप्ट कर लिया गया था 1949 26 नवंबर में, लेकिन फोर्सफुली लागू नहीं हुआ था। फोर्सफुली लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को दिन। हु इज़ द ऑथर ऑफ देवदास? देवदास किसके द्वारा लिखा गया? शरत चंद्र चटर्जी, सत्यजीत राय, R.K. नारायण या खुशवंत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा देवदास जो लिखा गया था, बंगला में बोलते हैं इसको देवोदास, ठीक है। ये एक बंगाली रोमांस नोवेल है, ये लिखा गया था शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक टाइटल आनंद माथ? तो आनंद माठ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत फेमस बुक है, किन के द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र, लाल बहादुर शास्त्री या विष्णु शर्मा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा शरत चंद्र चटर्जी ने देवदास लिखा था, ठीक है। विष्णु शर्मा हम लोग पढ़ चुके हैं, विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, ठीक है। बताइए कमेंट सेक्शन में विष्णु शर्मा जी ने क्या लिखा है, कौन सा बुक लिखा है, ठीक है। तो आनंद माठ की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी चटर्जी के द्वारा लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इसको बंगला में क्या बोलते थे? आनंदो मोठ, ठीक है। ये लिखा गया था 1882 में। हिस्टोरिकल नोवेल है, ठीक है। जो पीछे वाला था अभी हम लोग पढ़े देवदास, ये बंगाली रोमांस नोवेल है, और आनंद माठ जो है ये हिस्टोरिकल नोवेल है। विथ विच रिलीजन इज़ द दिलवारा टेम्पल एसोसिएटेड? तो दिलवारा टेम्पल जो है इसका एसोसिएशन कौन से रिलीजन से है? बही, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या हिंदुज़्म, ठीक है। दिलवारा टेम्पल जो कि राजस्थान में है उसका एसोसिएशन है जैनिज़्म से, ठीक है। राजस्थान के कहाँ पे है? माउंट आबू में। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, 11th and 13th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी को सोलांकी डायनेस्टी भी बोलते थे, ठीक है। इन्होंने ही दिलवारा टेम्पल बनाया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक टाइटल आनंद माठ? ये कर चुके हैं अभी, ठीक है, गलती से आ गया होगा दोबारा, तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द गैप इन लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हाईएस्ट? राजस्थान, केरला, मिजोरम या मेघालय? तो बोला गया है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी रेट में गैप जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका मतलब ये है कि वहाँ का मेल्स ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और फीमेल बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मतलब वो जो गैप है दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए लिटरेसी रेट 66.11 है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मेल का देखिए 79.19 और फीमेल का देखिए 52.12 है। तो लगभग लगभग ये 27 के आसपास का फ़र्क है, ठीक है, ठीक है। 27% का फ़र्क है, यानी मेल 27% ज़्यादा पढ़ा लिखा है फीमेल से। तो ये किसी स्टेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना यहाँ पे है, ठीक है, राजस्थान में। हाउ मेनी रामसर साइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया। तो बोला गया कितने जो है रामसर साइट अब तक डिक्लेयर्ड किए जा चुके हैं। 64, 51, 69 और 91, ठीक है। तो रामसर साइट जो है अब तक 91 डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। अभी रिसेंटली जून 2025 की बात करें तो इसमें जो लास्ट बना था वो किंचन और मेनार जो है राजस्थान का, यही दोनों था, ठीक है। अगर पूछ लें उससे पहले की बात करें तो फरवरी 2025 में जो था उदवे लेक एंड जो कि झारखंड में है, और केचोपर्ली जो कि सिक्किम में है, ठीक है। ये रिसेंट जो है, रिसेंट रामसर साइट डिक्लेयर्ड हुए थे, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है, सबसे लास्ट वाला है किचन एंड मेनार, ये जो है क्या है राजस्थान में, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 91 जो है रामसर साइट का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। हाउ मेनी ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया आर रिकॉग्नाइज बाय द यूनेस्को। तो कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। 11 है, 12 है, 10 है या 4 है, ठीक है। तो ऐसे ही बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है कितने, पहले वो बात करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है टोटल इंडिया में 18 है। उन 18 में से कुछ ऐसे हैं जिसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। वो कौन से हैं रिकॉग्नाइज किया गया है, वो 12 हैं। मैंने 18 में से 12 जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं बायोस्फीयर रिजर्व जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ईयर भी लिखा हुआ है और स्टेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या है एक बार देख लीजिए जल्दी से। नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सबसे पहले नीलगिरी हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व में। गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, नोकरेक है, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। सिमलीपाल है, ठीक है। अमरकंटक है, उसके बाद ग्रेट निकोबार है, अगस्टमलाई है, उसके बाद कंचनजंगा है और पन्ना है। अगला, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 कॉमनली नोन एज। तो जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, उसमें जो 0 ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं, रिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनर्ट गैस। तो जो 0 ग्रुप है, 0 ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। 0 ग्रुप इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं 0 ग्रुप, सुनिएगा। क्योंकि ये जो है अपने आप में ही क्या है, ये स्टेबल होता है, ठीक है। इसके पूरे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेल में, वो पूरे पूरे भरे हुए थे। दिस इज़ बिकॉज दे हैव फुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल, ठीक है। उसके सेल का आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। स्टेबल होता है तो अनरिएक्टिव होता है, यानी किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, या फिर 0 ग्रुप बोलते हैं। और 18 ग्रुप भी बोलते हैं इसको, 18 ग्रुप, 0 ग्रुप, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरा फुलफिल होते हैं। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। विटामिन B1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, नायसिन, थायमिन, बायोटिन या एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है। अब थायमिन का ज़रूरी क्या है यह समझ लीजिए। थायमिन क्या करता है, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। तो
विटामिन B1 नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट हमसे हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन B1 लिया जाए, थायमिन लिया जाए। ठीक है, तो इट प्लेज ए रोल इन सेल ग्रोथ। अगर हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा और नर्व जो फंक्शंस है वो सब भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन्स के केमिकल नेम और कॉमन नेम जो है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, विटामिन बी का रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन के का पॉलीक्यूनिन, विटामिन B1 जो अभी पूछा गया था वो थायमिन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 नाइसिन है जो कि पहले वाले ऑप्शन है। ठीक है, वो विटामिन B3, B5 पेंटाथोनिक थेनिक एसिड है, B6 जो है पायरोडॉक्सिन है, उसके बाद B7 बायोटीन है, B7 हो जाएगा बायो नियासिन जो है B3 हो जाएगा, उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड है ना, एस्कॉर्बिक हम लोग एसिड पढ़ चुके थे, विटामिन सी को बोलते हैं। उसके बाद विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। तो एक चीज़ छूटा हुआ है विटामिन B12, आपको बताना है विटामिन B12 का क्या नाम है। ठीक है, तो बस ये 40 क्वेश्चन है ना, यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।